नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आशीष मित्तल हमारे इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो साइकोलॉजी के टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे सीटेट के सिलेबस में इसके रिगार्डिंग 5 क्वेश्चन सिलेबस में मेंशन है कि इसके रिगार्डिंग हमें 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको हमने आंसर्स करना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन करने से पहले हम समझते हैं पहले बेसिक कि इंक्लूसिव एजुकेशन समझते हैं पहले कि स्पेशल एजुकेशन क्या होती है, क्योंकि जब तक इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट या एज अ टॉपिक नहीं आया था, जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात नहीं कर रहे थे, तो बेसिकली पहले बात किसकी हुई थी? स्पेशल एजुकेशन की हुई थी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के सामने एक चैलेंज आया कि स्पेशल बच्चे जो स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या किया जाए, उनको कैसे पढ़ाया जाए, उनको क्या एक्टिविटीज कराई जाए, उनके लिए ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण वो समाज पे बोझ ना बने, जिसके कारण उनको किसी से मांगना ना पड़े। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पहला कदम उठाया कि उनके लिए कौन से स्कूल बना दिए? स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल्स मींस वो स्कूल्स जहां पर सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट, मतलब सिर्फ डिसेबल स्टूडेंट्स, जिनमें कोई ना कोई डिसेबल स्टूडेंट्स इसमें पढ़ रहे हैं, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज देकर, प्रॉपर एक्टिविटीज करवाकर उनको वहां पे टीच करवाया जाता है। दूसरी बात, स्पेशल एजुकेशन की दूसरी बात क्या थी कि यहां पर बेसिकली बच्चे को एजुकेशन देने का बेसिक मोटिव क्या होता था कि उसको कोई ना कोई काम सिखाना, उसको कोई ना कोई वोकेशन को सिखाना ही उसका पर्टिकुलर मोटिव था, ताकि उनको लाइफ में किसी को मांगना ना पड़े, वो अपने जितना उनको चाहिए अपनी लाइफ के मुताबिक उतना पैसा कम से कम वे बच्चे कमा सके। अब गवर्नमेंट ने ये स्कीम चला दी, ये स्कूल चला दिए, स्पेशल स्कूल्स, वहां पे बच्चों को स्पेशल एजुकेशन देनी शुरू कर दी। पर उसका नुकसान क्या हुआ? देखो, हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एस्पेक्ट्स साथ में चलते हैं। तो इसमें नेगेटिविटी क्या निकली कि स्पेशल अबनॉर्मल्स और नॉर्मल्स, मान लो मैं कहूं कि एक नॉर्मल है, एक अबनॉर्मल है, अब इन दोनों में डिफरेंस आना शुरू हो गया, इन दोनों में डिफरेंस बढ़ने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि अबनॉर्मल को लगने लगा कि मैं डिसेबल हूं, मैं अबनॉर्मल हूं, मैं इंफीरियर हूं, और नॉर्मल को क्या लगा कि मैं इंफीरियर हूं। और ये सुपीरियर और इंफीरियर के कंसेप्ट में बच्चे कंफ्यूज हो गए और बच्चों जो है उनमें नेगेटिविटी आनी शुरू होगी। नॉर्मल ने अब नॉर्मल को बुलाना बंद कर दिया, अब नॉर्मल नॉर्मल को, सोसाइटी ने अब नॉर्मल को रिजेक्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट को लगा नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार है। इसका रीजन क्या माना कि गवर्नमेंट ने बच्चों को अलग कर दिया, जिसके कारण नॉर्मल अब नॉर्मल्स की प्रॉब्लम्स को समझ नहीं पा रहे। नॉर्मल स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे कि अब नॉर्मल बच्चों को क्या दिक्कत है, उनको कहां दिक्कत है, कहां सपोर्ट कर सकते हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनको अलग कर दिया। तो फिर गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई जिसका नाम क्या रखा? मेन स्ट्रीमिंग। गवर्नमेंट ने एक चलाया मेन स्ट्रीमिंग, जिसमें 2 कंसेप्ट वो लेके आए। फर्स्ट इंटीग्रेट एजुकेशन एंड सेकंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसे हम क्या कहेंगे? एकीकृत शिक्षण। इसे हम क्या बोलेंगे? एकीकृत शिक्षण। उसे क्या बोलेंगे? सम्मिलित शिक्षण। तो गवर्नमेंट 2 कंसेप्ट लेके आए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो देखो, अभी सबसे पहले बात हुई इंटीग्रेटेड एजुकेशन की। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन का गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि अब बच्चों को अलग नहीं करना, अब बच्चों को क्या करना है? इकट्ठे टीच करना है। नॉर्मल और अब नॉर्मल को एक ही छत के नीचे टीच करना है, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना है। तो उसको क्या नाम दिया गया? इंटीग्रेटेड एजुकेशन। पर इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या हुआ? इसमें क्या हुआ? इसमें बोल दिया गया कि अगर किसी संस्थान ने, अगर किसी स्कूल ने, किसी इंस्टीट्यूट ने इस बच्चों को अब नॉर्मल बच्चों को किसी भी तरह की कोई एडमिशन देने से मना कर दिया और गवर्नमेंट को पता लगा, तो उस इंस्टीट्यूट का प्रॉपरली खत्म कर देंगे एफिलिएशन, उस इंस्टीट्यूट की एफिलिएशन को खत्म कर दिया जाएगा। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया? अभी बच्चों को ऐड तो कर रहे हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज की तो बात ही नहीं हुई, अभी बच्चों को ऐड तो कर रहे हैं, पर वहां पे किसी को भी कोई फैसिलिटीज नहीं मिल रही। दैट्स ऑल। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि मेरी जो इंस्टीट्यूट है वो 3rd फ्लोर पे है, मेरी इंस्टीट्यूट 3rd फ्लोर पे है, और मैं कह रहा हूं कि मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो किसको प्रमोट कर रहा है? इंटीग्रेटेड
एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे इंस्टीट्यूट में किसी भी तरह का डिसेबल, चाहे वो हैंडीकैप है, चाहे वो एमआर है, चाहे वो फिजिकली, चाहे वो मेंटली, चाहे इंटेलेक्चुअली, किसी भी तरह का डिसेबल है, वो मेरी क्लास में आके, मेरे इंस्टीट्यूट में आके एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। पर अगर फिजिकली है तो इतनी जो स्टेयर्स है वो कैसे आएगा? अगर एमआर है तो वो कैसे पढ़ेगा? अगर हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा आया तो वो कैसे सुनेगा मेरी बात को? वो बच्चा देखे, वो मेरे को नहीं पता, वो बच्चा देखे। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये सब कुछ ऐड किया गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। अब आप देखो कि अगर बच्चों को फैसिलिटीज मिल नहीं रही, बच्चे आ रहे हैं, फैसिलिटीज मिल नहीं रही, तो उनको कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा, तो फिर ये भी कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा कम होता गया कि प्रॉपर बच्चों को फैसिलिटीज नहीं मिल रही। तो फिर कंसेप्ट बेसिकली कौन सा चला? इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में उन्होंने लिखा कि बच्चों को इंक्लूड करना है, इकट्ठा पढ़ाना ही पढ़ाना है, नॉर्मल और नॉर्मल को इकट्ठे पढ़ाना है, पर साथ में अब नॉर्मल्स को प्रॉपर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी है, फैसिलिटीज भी देनी है। तो इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया? इंक्लूसिव एजुकेशन के नॉर्मल और अब नॉर्मल को फैसिलिटीज के साथ पढ़ाया जाए। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम समझते, देखो कि अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अभी ये भी इसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं, हम इसमें भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो देखो सीटेट सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एक लास्ट टाइम का क्वेश्चन आया था सीटेट में, तो उसमें पूछा गया था कि आपके पास एक इस तरह की संस्था को इस तरह से बनाया जा रहा है कि ताकि बच्चा लर्न कर सके, इसका संबंध किस एजुकेशन से है? तो इसका संबंध किस एजुकेशन से होगा? इंक्लूसिव, क्योंकि हम संस्था को बदल रहे हैं, संस्था को इस तरह से मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि बच्चा लर्न कर सके। इन शॉर्ट में अगर एग्जांपल दूं आपको कि मैंने बोला कि मेरा इंस्टीट्यूट थर्ड फ्लोर पे है, ठीक, तो सबसे पहले अगर मैं लिख रहा हूं कि मेरा इंस्टीट्यूट इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, तो सबसे पहले मैं लिफ्ट लगवाऊंगा, व्हील चेयर्स होंगी, मेरे पास बैठने का अरेंजमेंट होगा, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होगा, मेरे पास टीचर्स इस तरह के होंगे जो बच्चों को समझ सकेंगे। तो अगर ये सब कुछ होगा तो मैं बोलूंगा कि मेरा एजुकेशन कौन सी है? इंक्लूसिव एजुकेशन। मतलब मैं इंक्लूड भी कर रहा हूं और फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड इंक्लूसिव। सेकंड क्वेश्चन आया था, वो कौन सी एजुकेशन है जिसमें बच्चा अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि बच्चा लर्न कर सके। अब इसको किससे क्लियर करेंगे? इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। इसमें बच्चा प्रिपेयर कर रहा है ना, हमने तो जस्ट परमिशन दी है कि आप आओ, लेक्चर सुनो, चले जाओ, और इसमें सारा आ रहा है कौन? बच्चा आ रहा है। लर्न कर रहा है कौन? बच्चा कर रहा है। लर्न कैसे करेगा? कौन देख रहा है? बच्चा कर रहा है। दैट्स कॉल्ड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। देखो सीटेट में बेसिकली पेडागोजिकल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, मैंने आपको कंसेप्ट करवा दिया, पर आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि किस सिचुएशन का आंसर किस तरह से करना है। ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट इंक्लूसिव, इंटीग्रेटेड एंड स्पेशल एजुकेशन। नेक्स्ट इस पार्ट में हम समझते हैं, कि इसमें आते हैं प्रॉब्लम्स, कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं, प्रॉब्लम्स, और हम इसको डिसेबिलिटीज भी कह सकते हैं। तो इसको दो पार्ट्स में हम बांटते हैं। पहले है लर्निंग डिसेबिलिटीज, एंड सेकंड है फिजिकल डिसेबिलिटीज। हम इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड फिजिकल डिसेबिलिटीज। लर्निंग में हमारी फर्दर कौन सी आ जाएंगी? डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, डिस्फेजिया, वगैरह हमारी लर्निंग डिसेबिलिटीज। फिजिकल डिसेबिलिटीज में हमारा कौन सा आ जाएगा? ऑटिज्म, पैरालिसिस, एमआर, मेंटल रिटार्डेशन, हियरिंग इंपेयरमेंट, विजुअल, अब हम इसको वन बाय वन समझते हैं। देखो लर्निंग डिसेबिलिटी में मतलब सबसे पहले बात करेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में हमें किसकी प्रॉब्लम होती है? बच्चे को रीडिंग, इसमें बच्चे को कौन सी होती है?
डिसलेक्सिया में बच्चे को कौन सी प्रॉब्लम होती है? रीडिंग डिसऑर्डर मींस बच्चे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। जैसे बच्चा इसमें बच्चा बी को डी पढ़ रहा है, बच्चा एल को जे पढ़ रहा है, बच्चा 16 को 61 पढ़ रहा है, तो उसे कौन सी प्रॉब्लम है? डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है। एक्चुअल में अगर क्वेश्चन आएगा कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है, तो किससे है? रीडिंग डिसऑर्डर। और एक बार क्वेश्चन कई बार आता है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे है? रीडिंग डिसऑर्डर ऑप्शन में नहीं है, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर राइटिंग डिसऑर्डर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर रीडिंग डिसऑर्डर नहीं है तो इसका आंसर क्या आएगा? लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसकी ऑप्शंस में देख लो कि लर्निंग डिसेबिलिटी अगर है तो आंसर मेरा डिसलेक्सिया का क्या आ जाएगा? लर्निंग डिसेबिलिटी। नहीं तो पर्टिकुलर इसमें क्या है कि रीडिंग डिसऑर्डर। सेकंड, इसमें क्वेश्चन आता है अगर बच्चा बी को डी लिख रहा है, बच्चा बी को डी लिख रहा है, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं और आंसर लगा देते हैं डिसग्राफिया, जो गलत है। अगर बच्चा बी को डी लिख रहा है तो भी आंसर क्या आएगा? डिसलेक्सिया। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि अगर हम पढ़ेंगे गलत तो ऑब्वियस है लिखेंगे भी गलत, जिस कारण कि अगर मतलब बेसिक प्रॉब्लम तो बच्चे को पढ़ने की है, बेसिक प्रॉब्लम बच्चे को पढ़ने की है, उसी के कारण बच्चा गलत लिख रहा है, दैट्स कॉल्ड डिसलेक्सिया। मैं आपको डिफरेंशिएट करूंगा डिसग्राफिया और डिसलेक्सिया में। नेक्स्ट हम समझते हैं डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया जैसे नेम से क्लियर हो रहा है, कैलकुलेशन, जैसे नेम से क्लियर हो रहा है आपको कि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है। इसमें कई बच्चे इसको याद रखते हैं नंबर के साथ। नंबर नहीं समझना, क्योंकि एक क्वेश्चन आता होता है कि अगर बच्चा 16 को 61 लिख रहा है तो उसका संबंध किससे है? अगर नंबर से याद करोगे तो सभी डिसकैल्कुलिया लगा दोगे, जबकि इसका आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया डिसकैल्कुलिया को हमें कैसे याद रखना है कि बच्चे को मेथड समझ नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि प्लस क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, माइनस क्या है, डिवाइडेशन क्या है, उसको ये समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि 4 मल्टीप्लाई इंटू 2, तो उसने लिख दिया 6। उसको समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, इसका मतलब गुना क्या है। मैंने उसको बोला 4 डिवाइड इंटू 2, उसने लिख दिया 8। उसको समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है? डिसकैल्कुलिया की प्रॉब्लम है। क्लियर? नेक्स्ट, दो समझ आ गए। नेक्स्ट समझते हैं डिसग्राफिया। डिसग्राफिया कौन सी प्रॉब्लम है? लिखने की है, राइटिंग डिसऑर्डर, लिखने की प्रॉब्लम है बच्चे को। ठीक, अब आप कहोगे कि सर राइटिंग डिसऑर्डर इसमें भी आ रहा है, लिख वो डिसलेक्सिया में भी रहा था, पर डिफरेंट क्या है कि डिसलेक्सिया में उसे वर्ड फॉर्मेशन पता है, उसे पता है कि बी ऐसे डालते हैं, डी ऐसे डालते हैं, पर वो कंफ्यूज हो रहा है, दोनों को मिक्स कर रहा है। ठीक, और इसमें क्या होता है डिसग्राफिया में बेसिकली क्या होता है कि बच्चे को वर्ड की फॉर्मेशन ही नहीं पता। उसको मैंने बोला मेरा नाम लिखो, लिख दिया, ये मेरा नाम लिख दिया उसने। क्लियर? उसको पता नहीं कि साइज क्या होगा, वर्ड्स का साइज क्या होगा, उसको पता नहीं कि 2 वर्ड्स में स्पेस कितनी होगी, उसको पता नहीं क्या कितना वर्ड लिखना है, कितना है, कुछ नहीं पता उसको, वर्ड फॉर्मेशन नहीं पता उसको। दैट्स कॉल्ड डिसग्राफिया। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिसलेक्सिया एंड डिसग्राफिया, कि उसमें बच्चा सिर्फ कंफ्यूज हो रहा है पढ़ने में, जिसके कारण लिख गलत रहा है। अगर हम देखो, अब अगर मैं वी को बी बोलूंगा, अगर मैं वी को बी बोलूंगा तो मैं ऑब्वियस है लिखूंगा भी। अगर मैं वैन को बैन बोलूंगा तो ऑब्वियस है मैं BAN ही डालूंगा, VAN नहीं डालूंगा। दैट मींस मेरे को प्रॉब्लम कौन सी है? डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम है, जिसके कारण मैं लिख नहीं पा रहा। और अगर मेरे को लिखना नहीं आता, कि वी कितना होता है, ऐसे लिख रहा हूं, ए इस तरह लिख रहा हूं, इस तरह नहीं लिख रहा हूं, तो मेरे को अगर ये लिखने में दिक्कत आ रही है, दैट मींस मुझको कौन सी प्रॉब्लम है? डिसग्राफिया। क्लियर? नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? देखो, पहले एक बात समझो कि डिस्प्रेक्सिया को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल डिसऑर्डर। इसे क्या बोलते हैं? फाइन मोटर स्किल डिसऑर्डर। ठीक, फाइन मतलब देखो, पहले मोटर एबिलिटीज 2 तरह की होती है हमारी। मोटर एबिलिटीज, मोटर क्या? मेरी बॉडी। मोटर एबिलिटीज 2 तरह की होती है, पहली फाइन मोटर स्किल्स, सेकंड ग्रोस मोटर स्किल्स। ग्रोस मोटर स्किल्स कौन सी होती हैं? जिसमें मेरी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है। और फाइन मोटर स्किल्स क्या होती है? जिसमें फाइन एक्टिविटीज, मेरा ये चीज इन्वॉल्व है। अब देखो, ये चीज मैं इकट्ठी मेरी एक्टिविटी कर रही है तो ही मैं लिख पा रहा हूं। मैं पेन को उठाना है तो कम से कम 2 चाहिए, तभी लिख पा रहा हूं, तभी उठा पा रहा हूं। इसमें ये चीज आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही। अब मैं एक उंगली से पेन नहीं उठा सकता,
अब मैं एक उंगली से लिख नहीं सकता, जिसके कारण बच्चे की पिकअप पावर, कोई चीज लिखने की पावर, पकड़ने इस तरह पकड़ रहा है, इस तरह कर रहा है, तो दैट मीन्स उसको कौन सी प्रॉब्लम है? डिस्प्रेक्सिया। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ नहीं है? किसका संबंध लर्निंग डिसेबिलिटीज के साथ नहीं है? ऑप्शन आई, फर्स्ट डिसलेक्सिया, सेकंड डिसकैल्कुलिया, थर्ड डिसग्राफिया एंड फोर्थ डिस्पेक्सिया। अब आप बोलोगे कि सर ये तो क्वेश्चन ही गलत है। अब आप बोलोगे सर आपने तो कहा है कि डिस्प्रेक्सिया का संबंध लर्निंग डिसेबिलिटी से है, तो मैंने गलत नहीं बोला, पर आपके पेपर में यह देखा जाता है कि आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर रहे हो, क्योंकि साइकोलॉजी में कभी भी ग्रेस मार्किंग नहीं होती। वो सोचते हैं कि आप बैकअप लेके चलोगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं आया तो क्या आएगा। तो उन्होंने किसको अलग कर दिया? आंसर क्या आया उसका? डिस्प्रेक्सिया, क्योंकि बेसिकली बात तो फिजिकली कर रहे हैं ना, इसमें तो है ही सारी लर्निंग की, तो इसमें बात कर रहे हैं एक्टिविटीज की, तो उन्होंने इसका आंसर क्या दिया? डिस्प्रेक्सिया। ये आपको आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके चलना पड़ेगा कि ऑन का स्पॉट कौन सा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट हम समझते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया कौन सी प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन। डिस्फेजिया कौन सी प्रॉब्लम है? कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, लैंग्वेज प्रॉब्लम कह सकते हैं। डिस्फेजिया में क्या है? बच्चा या तो अपनी बात समझ नहीं पा रहा, या तो बच्चा अपनी बात समझा नहीं पा रहा और जहां मेरी बात समझ नहीं पा रहा। तो इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो रही है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है, अपनी बात समझा नहीं पा रहा, मेरी बात समझ नहीं पा रहा, तो उसका संबंध किसे आएगा? डिस्फेजिया के साथ। नेक्स्ट, ये सब बात की हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज की। अब हम बात समझते हैं ऑटिज्म। आपने नाम सुना होगा ऑटिज्म का, फिजिकल डिसेबिलिटी में। ऑटिज्म में बेसिकली क्या बोला जाता है कि इसमें बच्चे को मल्टीपल तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं। जैसे फर्स्ट, इमोशनल प्रॉब्लम, बच्चे के इमोशंस खत्म हो जाते हैं। सेकंड, लैंग्वेज प्रॉब्लम। थर्ड, बच्चा सोशलाइज नहीं रहता, फ्रेंड सर्कल खत्म हो जाता उसका, ये सब कुछ। फोर्थ, बेसिक मेन, मतलब ऑटिज्म में सबसे मेन प्रॉब्लम होती है रेपिटेशन की प्रॉब्लम, मतलब जो बात उसके दिमाग में आ गई वो रिपीट करी जाएगा, बार बार रिपीट करेगा। जैसे मैंने कहा कि मेरे को खाना चाहिए, ठीक, मेरे पेरेंट्स ने खाना ला दिया, मैंने खा लिया, फिर कहा मेरे को खाना चाहिए, फिर ला दिया, मैं खा लिया, मेरे को चाहिए, मतलब मैं बार बार एक ही बात को रिपीट करता रहूंगा, उस बात को रिपीट करता रहूंगा जो मेरे दिमाग में आ गई। जैसे देखो हमारे साथ होता है कि कई बार हम सुबह कोई सॉन्ग सुन लेते हैं, तो सारा दिन वो सॉन्ग थोड़ा गुनगुनाते रहते हैं उसी तरह, पर हमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इनके दिमाग में जो बात बैठ गई उसको वो बार बार रिपीट करेंगे। इमोशनलेस होते हैं, जैसे मैं इनके साथ मजाक कर रहा हूं तो हो सकता है मेरे थप्पड़ मार दें, मैं इनके साथ सीरियस बात कर रहा हूं, हो सकता है ये हंसने लग जाएं, तो ये बच्चों को बेसिकली ऑटिज्म प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात, माना जाता है अगर जीरो से लेके 6 मंथ तक, मंथ की बात कर रहा हूं, ईयर की नहीं, अगर 0 से लेके 6 मंथ तक बच्चा स्माइल ना करे तो हो सकता है बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म की प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट है पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होता है? जिसे हम अधरंग बोलते हैं, जिससे मतलब क्या होता है कि बॉडी का कोई ना कोई पार्ट काम करना बंद कर गया, बच्चे का बॉडी का कोई ना कोई पार्ट काम करना बंद कर गया। ये बेसिकली किसी भी उम्र में हो सकता है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका पर्टिकुलर एज है, पर अगर ये प्रॉब्लम 0 से लेकर 5 ईयर तक के बच्चे को प्रॉब्लम आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सीपी। अगर पैरालिसिस की प्रॉब्लम बच्चे को 0 से लेके 5 ईयर तक बच्चे को प्रॉब्लम आए तो उसे बोलते हैं सीपी, मतलब सेरिब्रल पैल्सिस। हम क्या बोलते हैं कि बच्चे को सेरिब्रल पैल्सिस की प्रॉब्लम है। अगर 5 ईयर के बाद लाइफ में किसी भी स्टेज पर इसकी प्रॉब्लम आए तो हम उसे क्या बोलते हैं? इसको क्या हुआ है? पैरालिसिस का अटैक हुआ है। पैरालिसिस का अटैक हुआ है, तो ये बेसिकली इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमआर की। एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन। देखो एक बात और समझो
जो पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, जो पैरालिसिस की हम बात करते हैं, पहले तो बेसिकली हम 5 तरह से बोलते थे कि बच्चे को पैरालिसिस था। जैसे जहां तो उसकी एक बाजू काम करनी बंद कर गई, जहां उसकी दोनों बाजू काम करनी बंद कर गई, जहां उसकी एक लेग काम करनी बंद कर गई, जहां उसकी दोनों लेग काम करनी बंद कर गई, जहां उसका हाफ बॉडी का पार्ट काम करना बंद कर गया। पर बेसिकली अभी पैरालिसिस बहुत तरह के हो गए। उसका थोड़ा सा उसका जो माउथ है वो थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, उसके हाथ जो टेढ़े हो गए, या और बहुत तरह की आजकल पैरालिसिस की प्रॉब्लम बढ़ गई है। इनको हम बेसिकली देखो, इसके लिए एक चीज और बताना चाहूंगा, इन पैरालिसिस की प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे? मोटर एबिलिटी डिसऑर्डर। मोटर एबिलिटी डिसऑर्डर। देखो बात समझो, अभी मैं ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, अभी मैं फाइन की बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसी बात कर रहा हूं, मोटर एबिलिटी की बात कर रहा हूं। मतलब देखो, इसमें यह नहीं होता कि मेरा हाथ छोटा रह गया, इसके में यह नहीं होता कि मेरा हाथ कटा हुआ है, इसमें यह नहीं होता कि मेरी फिंगर्स कम है, इसमें यह नहीं होता कि मेरी जो लेग्स है वो पतली है, जब मेरी बाजू जो है पतली है। नहीं, मेरी डेवलपमेंट, मेरी ग्रोथ प्रॉपर एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होगी। ठीक, तो मेरे को फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, मेरी ग्रोथ नॉर्मल पर्सन की तरह होगी, पर वो मूवमेंट नहीं कर पा रही, पर वो एक्टिविटीज नहीं कर पा रही, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? मोटर एबिलिटी। मतलब मेरी मोटर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम आ रही है। और दूसरी ऑप्शन, अगर मोटर ऑप्शन नहीं है, मोटर एबिलिटी डिसऑर्डर ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हम क्या लगाएंगे? फिजिकल डिसेबिलिटीज। ऑब्वियस है, फिर तो हम बैकअप में चलेंगे ना कि फिजिकल डिसेबिलिटी, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है एमआर। एमआर मतलब मेंटली रिटार्डेशन। इसका क्वेश्चन आता है कि अगर एक बच्चा, हम कैसे जान सकते हैं कि एक बच्चा एमआर है या नहीं है? तो किससे जान सकते हैं हम? उसके आईक्यू से। किससे पता कर सकते हैं कि एक बच्चा एमआर है या नहीं है? उसके आईक्यू टेस्ट से। ये माना जाता है अगर किसी बच्चे का IQ लेवल लेस देन 70 या लेस देन 75 है, तो वो किस में आता है? वो किस कैटेगरीज में आता है? वो किस कैटेगरीज में आता है? एमआर की कैटेगरीज में आता है, मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में बच्चा आता है। दूसरा, इसमें एक बात और है, जितना बच्चे का IQ कम होगा, बच्चे की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होगी। मतलब एमआर की प्रॉब्लम उतनी ज्यादा होगी जितना बच्चे का IQ कम होगा। दूसरी, IQ को ना हम कई पर्सन इसको कुछ कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे माइल्ड एमआर, मॉडरेट एमआर, severe MR and profound MR। क्लियर? माइल्ड एमआर मतलब जिनको हल्की सी प्रॉब्लम है, जिन्हें हम क्या देते हैं? एजुकेशन दे सकते हैं। मॉडरेट जिनको थोड़ी सी उनसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जिन्हें हम क्या देते हैं? वोकेशन, काम सिखाते हैं। सीवियर एमआर मतलब जिनको थोड़ी सी और ज्यादा गंभीर प्रॉब्लम है, तो उनको भी क्या सिखाते हैं? कोई ना कोई काम सिखाते हैं। और प्रोफाउंड मतलब जिन्हें हम प्रॉपर तरीके से कह सकते हैं, इडियट, पागल कह सकते हैं। मतलब इनको कोई काम नहीं सिखाया जाता, इनको सिर्फ क्या दी जाती है? बेसिक ट्रेनिंग। मतलब ये इनसे उम्मीद की जाती है कि ये कम से कम बस इतना बता दें कि इनको प्रॉब्लम क्या है, ये इतना बता दें कि इन्होंने वॉशरूम जाना है, ये इतना कर लें कि खाना खा लें अपने आप, ये इतना कर लें कि ये अपने आप अपने कपड़े चेंज कर लें। बस बेसिक ट्रेनिंग इनको दी जाती है। ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि एजुकेशन में एमआर को, कौन से एमआर को एजुकेशन दे सकते हैं? माइल्ड को। कौन से एमआर को वोकेशन सिखा सकते हैं? मॉडरेट और सीवियर को। और किन को ट्रेनिंग में रख सकते हैं? प्रोफाउंड को। क्लियर? नेक्स्ट है हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब जिनको सुनने में दिक्कत है, जिनको सुनाई कम देता है, सुनाई ऊंचा सुनता है, या बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। अब इसका क्वेश्चन आता है कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक बच्चा हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं? तो किससे पता कर सकते हैं? डीबी, शॉर्टकट देखो, स्मॉल डी कैपिटल बी, डीबी जिसे क्या बोलते हैं? डेसिबल। डेसिबल से हम पता कर सकते हैं कि कोई बच्चा को हियरिंग इम्पेयरमेंट है या नहीं है। माना जाता है कि अगर 75 प्लस डेसिबल आवाज हो और हम उसके पास नजदीक खड़े हैं और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो दैट मीन्स मैं क्या हूं? प्रोफाउंडली हियरिंग इम्पेयरमेंट। मतलब मेरे को बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। दूसरी बात,
कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि हमने सीधा ही कह देना कि इसको तो बिल्कुल, मतलब आपको क्वेश्चन आया हियरिंग लॉस, तो आप क्या बोल लगे कि बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है, बच्चे के लिए चीखना पड़ता है, पर ये नहीं कहोगे कि बिल्कुल सुनाई नहीं देता। जब तक वर्ड ना आए प्रोफाउंड वर्ड, प्रोफाउंडली हियरिंग इंपेयरमेंट वर्ड नहीं आए, तब तक हम उसके लिए वर्ड ये यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है विजुअल। नेक्स्ट है विजुअल इंपेयरमेंट, मतलब जिसको विजन में प्रॉब्लम होती है। ऐसे होता ना, हम प्लस 2 में करते थे, ऐसे इस तरह से चार्ट बनता था, इस तरह से एंगल बनता था, लेंस बनते थे, प्रॉब्लम आती थी। दूसरी बात, आपको पता होगा कि हमारे आईज में दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं। एक बाहरी जो हमारे रोने में हेल्प करता है, पानी निकालता है, एक पिछले आईज के बैक साइड पे जो हमारे आईज को उसी जगह पे रख रहा है। हमारी आईज इधर उधर नहीं जा रही, उसी जगह पे टिकी हुई है, तो दो फ्लूइड काम कर रहे हैं। इसमें विजुअल प्रॉब्लम में विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसके कारण बच्चे को कम दिखाई देता है, या कई बार उसमें जो पानी है वो फ्लूइड है, उसमें कमी आ जाती है, जिसके कारण वो थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, हमारी वाइटनेस आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, वो प्रॉब्लम होती है। हम देखो इसमें हम जब हम चेक करवाते हैं तो वो करते हैं ना, इस तरह से चार्ट बना होता है, इस तरह से लाइन बनी होती है, इसमें छोटी छोटी इस तरह से वो चार्ट बना होता है। क्लियर? एक्चुअल में ये चार्ट इस तरह से नहीं था, एक्चुअल में ये साइज इस तरह से नहीं था। आप डॉक्टर की पर जो जिनके भी स्पेक्स लगी हैं वो चेक करना, डॉक्टर इस तरह लिखता है 6x6/6, ये नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो 6/6, 6/5 प्रॉब्लम आ गई, अगर 5/6 प्रॉब्लम आ गई, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या था, 200/200, कि अगर कोई बच्चे की आईज सही है तो उसके लिए क्या विजन माना जाता था, 200/200। और तब जो वर्ड हम ये यूज करते हैं छोटा सा, तो ये कितना बड़ा था, इतना। क्लियर? जैसे जैसे शॉप्स की वो एरिया कम हुआ, उसी तरह से ये वर्ड जो है इसका साइज कम हुआ। तो अभी उन्होंने वो उसको उस तरह से फिट कर दिया कि 6/6 में आप कितना देख पा रहे हो, 6 फुट की दूरी से आप कितना देख पा रहे हो, तो साइज को छोटा कर दिया। इस तरह से लेंसेज बनते हैं, लेंस लगते हैं। तो ये है बेसिकली विजुअल इंपेयरमेंट। इसका 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में कि एक बच्चे को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता तो उसका विजन क्या होगा। तो याद रखो उसका विजन क्या होगा, 20/200 या 20/70। इसमें से कोई भी ऑप्शन आए आपका आंसर होगा। मतलब जो चीज उसको 200 फुट से नजर आनी चाहिए थी, वो चीज उसको 20 फुट पर आके भी नहीं नजर आ रही, दैट मींस उसको प्रॉब्लम कौन सी है, विजुअल इंपेयरमेंट की प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हम इन टॉपिक्स को देखो थोड़ा फास्टली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका सीटेट का एग्जाम बहुत नजदीक है, और हमारे पास अगर हम इसको प्रॉपर और डिटेल में करें तो हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम इसको पूरी डिटेल में और तरीके से कर सके। तो मैं आपको बेसिकली क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पेपर में क्वेश्चंस आने हैं, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाएगा, उसके रिगार्डिंग आपको हर बात क्लियर करवा रहा हूं। नेक्स्ट बात, अभी एक आधा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि इसके रिगार्डिंग जो एक्ट बने हुए हैं डिसेबिलिटीज के रिगार्डिंग। देखो मैं शॉर्टकट बोलता हूं फटाफट। फर्स्ट RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, कब, 1992। ये क्या है, जैसे देखो हम CBSE के अंडर पढ़ते हैं, हम PSCBA के अंडर पढ़ते हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी के अंडर पढ़ते हैं, हम किसी और संस्थान के अंडर पढ़ते हैं। इसी तरह अगर हम नॉर्मल हैं तो पढ़ रहे हैं CBSE के अंडर, ठीक। अगर कोई बच्चा डिसेबल है तो वो किसके अंडर पढ़ेगा, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये काउंसिल बनाई गई 1992 में। क्यों? ये देखते हैं कि डिसेबल्स के कौन से टीचर होंगे, उनकी सैलरी क्या होगी, डिसेबल बच्चों को क्या पेपर दिया जाएगा, क्या कैसे मार्किंग करनी है, वो सब कुछ निर्धारित कौन करता है, RCI। नेक्स्ट, PWD, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट ये एक्ट इंडिया में डिसेबल्स का सबसे बड़ा एक्ट, सबसे पहला और बड़ा एक्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 7 कैटेगरीज, नॉर्मल 7 कैटेगरीज बना दी गई, नॉर्मल 7 कैटेगरीज बना दी गई डिसेबल्स की, और कहा गया कि जो भी बच्चा इन कैटेगरीज में आएगा उनको डिसेबल माना जाएगा, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज दी जाएंगी। देखो इससे पहले भी एक एक्ट आ चुका है, इसे सबसे पहले मानते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले क्या आ चुका है,
मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। इससे पहले ये एक्ट आ चुका है, पर इसे डिसेबिलिटी का पहला एक्ट क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें सिर्फ बात की गई थी एमआर बच्चों की, इसमें सिर्फ फैसिलिटीज दी गई थी किनको? जो बच्चे एमआर थे। जबकि डिसेबिलिटीज में हम किसकी बात करते हैं? एक से ज्यादा पर्संस की बात करते हैं, जिसका किसमें सबसे पहले बात की गई? पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं नेशनल ट्रस्ट एक्ट एनटीए 1999। हमारा पीडब्ल्यूडी अच्छे तरीके से चल रहा था, हम बच्चों को फैसिलिटीज दे रहे थे, पर धीरे धीरे हमें पता लगा कि कुछ और भी बच्चे हैं, कुछ और भी कैटेगरीज हैं जिनको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे ऑटिज्म, हमने पढ़ा ना आज, ऑटिज्म, सेरिब्रल पैल्सी या पैरालिसिस। देखो, अब सेरिब्रल पैल्सीज और पैरालिसिस में फिजिकल तो ठीक है, वो फिजिकली तो ठीक है, तो फिजिकल हैंडीकैप तो कह नहीं सकते, वो तो काम नहीं कर पा रहा। ऑटिज्म में पर्सन का आईक्यू तो ठीक है, पर्सन की सिर्फ बात बोल नहीं पा रहा, इमोशन समझ नहीं पा रहा, मल्टीपल डिसेबिलिटीज। जिसको एक से ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो इन बच्चों को किसी भी कैटेगरीज में इन्वॉल्व नहीं किया गया था। इसीलिए नेशनल ट्रस्ट एक्ट के राही इन तीनों को भी डिसेबल्स की कैटेगरी में ऐड किया गया, इन तीनों को भी डिसेबल माना गया और उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, जो कब आया था? 2016। देखो, ये एक बिल्कुल लेटेस्ट है, 2016 में आया, जिसमें बेसिकली जो ये इसका क्वेश्चन आता है कि जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, कब आया? 2016 में आया। सेकेंड क्वेश्चन आता है, ये किसका मॉडिफाई वर्जन है? तो किसका मॉडिफाई वर्जन है? पीडब्ल्यूडी 1995 का मॉडिफाई वर्जन है। थर्ड क्वेश्चन आया कि इसमें टोटल कितनी कैटेगरीज इन्वॉल्व की गई? तो टोटल इसमें कितनी कर दी गई डिसेबल्स की? 21। देखो, पहले पीडब्ल्यूडी में कितनी थी? 7, अभी 7 से 3 गुना ज्यादा, 7 से 3 गुना ज्यादा 21 कैटेगरीज को डिसेबिलिटी में ऐड किया गया। आपको पेपर में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि जी कौन सी कैटेगरी नहीं ऐड की गई, कौन सी कैटेगरी है, कौन सी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं आएगा। पर एक चीज याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा एक्ट है जिसमें एसिड अटैक, जिस पे एसिड अटैक हुआ है, उन बच्चों को, उन लड़कियों को डिसेबल माना गया। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, मतलब 2016 से पहले जिन बच्चों पे एसिड अटैक होता था उनको डिसेबल नहीं माना जाता था, पर गवर्नमेंट ने इस एक्ट के राही उन बच्चों को भी डिसेबल माना और उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज की बात की। नेक्स्ट, ये हो गए हमारे कुछ एक्ट्स जो डिसेबिलिटीज के हम मानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ स्टूडेंट्स की, जैसे गिफ्टेड स्टूडेंट्स, क्रिएटिव स्टूडेंट्स, बैकवर्ड स्टूडेंट्स, स्लो लर्नर, डेलिक्वेंट स्टूडेंट्स। क्लियर? गिफ्टेड स्टूडेंट देखो कौन से होते हैं? जो गॉड गिफ्टेड है, जिसका हम आईक्यू कितना मानते हैं? 130 प्लस, जो ऑल एक्टिविटीज में अच्छे हैं, जो और हर एक्टिविटीज में अच्छे हैं, हर चीज में एक्टिव हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड गिफ्टेड स्टूडेंट। इनके लिए याद रखना, जब भी क्वेश्चन आया गिफ्टेड बच्चे को पढ़ाने के लिए, जब भी क्वेश्चन आया गिफ्टेड बच्चे को पढ़ाने के लिए कौन सी टेक्निक, किस तरह से बच्चे को बिजी रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं बिजी? अलग अलग एक्टिविटीज देके। दूसरा, इसका क्वेश्चन आया कि गिफ्टेड बच्चे के तो कंपैरिजन करना हो किसके साथ, तो कौन सा प्रोग्राम चलाएंगे हम? इनरिचमेंट प्रोग्राम।
याद रखना, जहां पर इनरिचमेंट प्रोग्राम आया तभी आंसर गिफ्टेड ही आएगा, क्योंकि इनरिचमेंट प्रोग्राम किन के लिए यूज किया जाता है? गिफ्टेड के लिए। नेक्स्ट क्रिएटिव। क्रिएटिव बच्चे क्या होते हैं? जो किसी पर्टिकुलर एक या दो फील्ड में बाकियों से अलग हैं। ये क्या है? ये बच्चे कुछ अलग, इनके लिए क्वेश्चन आएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब ये एक ही फ्लो में नहीं सोचते, ये अलग अलग, ऐसे नहीं तो कैसे करेंगे, इसको और ज्यादा बढ़िया कैसे बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उन सबके लिए वर्ड कौन सा यूज होता है? क्रिएटिव स्टूडेंट्स। इनके लिए वर्ड आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्वेश्चन आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक किन बच्चों के लिए यूज की जाती है? क्रिएटिव बच्चों के लिए यूज की जाती है। इनके लिए क्वेश्चन आएगा कौन से बच्चे हैं जो डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ काम करते हैं? तो कौन होगा? क्रिएटिव बच्चे होंगे। नेक्स्ट बैकवर्ड। देखो बैकवर्ड बच्चे कौन से होते हैं? जो स्लो हैं सिर्फ किसमें? एजुकेशन में। मतलब जो बच्चे सिर्फ एजुकेशन में स्लो हैं पर बाकी सारी एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं, बाकी सभी एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं पर पढ़ाई में बहुत पीछे हैं, तो उन बच्चों को हम क्या बोलेंगे? बैकवर्ड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्लो लर्नर। स्लो लर्नर मींस स्लो इन ऑल फील्ड्स। बच्चा पढ़ाई में भी स्लो है, एक्टिविटीज में भी स्लो है, बात करने में भी स्लो है, हर काम में बच्चा स्लो है, दैट कॉल्ड स्लो लर्नर्स। पर ये बच्चे अपना काम निर्धारित समय पे कर लेते हैं, चाहे ज्यादा मेहनत करनी पड़े, चाहे नंबर दूसरों से कम आए, पर अपना काम पूरे समय पे कर लेते हैं। जैसे 21 ईयर में अगर बीए करनी है तो इनकी भी 21 ईयर में ही होगी। हो सकता है इनके 50% नंबर के साथ हो जाए, हो सकता है आप 1 घंटा पढ़ो और आपके 60% नंबर आ जाएं और इनको 5 घंटे पढ़ना पड़े और इनके 50% नंबर आए, ये फर्क हो सकता है, पर ये अपना काम निर्धारित समय पे कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट है डेलिक्वेंट स्टूडेंट। डेलिक्वेंट स्टूडेंट मतलब कदाचारी बच्चे, जिनके लिए हम बोलते हैं, जिसे अपराधी बच्चे भी बोलते हैं। इनके लिए बेसिकली क्या माना जाता है? जिनकी एज 18 साल से कम है, जिनकी एज 18 साल से कम है और वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं। कोई बच्चे जो 18 साल से कम है और क्रिमिनल एक्टिविटीज में पकड़े जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डेलिक्वेंट स्टूडेंट्स। इनको सीधा जेल नहीं भेजा जाता, इनको कहाँ भेजा जाता है? सुधारक घर, बाल सुधारक घर में इनको भेजा जाता है, जहाँ पे इनको ट्रेनिंग 3 साल 4 साल की ट्रेनिंग के बाद एक आम लाइफ जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। देखो हमारे पास एग्जाम्पल भी है, 2011 में दामिनी केस दिल्ली में हुआ, तो उसमें एक बच्चा जिसकी आयु 18 से कम थी, तो उसको सजा नहीं हुई, उनको क्या किया गया? बाल सुधारक घर में भेज दिया गया और उसको वहां पे ट्रेनिंग के बाद प्रॉपर छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इसमें माना जाता है अगर कोई बच्चा 18 साल से कम एज में कोई एंटी क्राइम कर रहा है, कोई क्राइम कर रहा है, एंटी सोशल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी है, फ्रेंड्स है, पेरेंट्स है, पर बच्चा नहीं है। क्योंकि बच्चा को इतनी समझ नहीं है कि क्या सही हो रहा है और क्या नहीं सही हो रहा। इसलिए सेकंड, अभी देखो इसकी एक्चुअल एज थी 8 से लेके 18 एज तक, पर उस केस के बाद गवर्नमेंट ने इसकी एज कितनी कर दी? 8 से लेके 16 ईयर, 2 साल कम कर दिए कि 16 ईयर के बच्चे, अगर 16 से ज्यादा 17 साल का बच्चा हुआ, 16 ईयर 1 डे भी ऊपर हुआ, तो बच्चे को सीधा कहां भेजा जाएगा? जेल में भेजा जाएगा। ये हमारा सारा था इंक्लूसिव एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। हमने इसके तीनों मीनिंग समझे, हमने समझा डिसेबिलिटीज कौन सी होती हैं, डिसेबिलिटीज क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है, हमने समझा कौन कौन से एक्ट आए हुए हैं जो इसके रिगार्डिंग है, जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और लास्ट हमने स्टूडेंट्स के बारे में समझा कि अलग अलग जो स्टूडेंट्स हैं, गिफ्टेड स्टूडेंट कौन से होते हैं, क्रिएटिव कौन से होते हैं, बैकवर्ड कौन से हैं और स्लो लर्नर कौन से हैं। ये देखो, ये है मैंने करवाया आपको थ्योरेटिकली, पर याद रखना इसका जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सिचुएशन बेस आएगा। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि एक बच्चा इस तरह से क्राइम कर रहा है, एक बच्चा 18 साल से कम एज में क्राइम कर रहा है, उसका संबंध किससे होगा? तो आंसर क्या आ जाएगा? डेलिक्वेंट स्टूडेंट। इस तरह से आपको सीटेट में क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।